हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। हम उसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे, हम उसको मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। प्लस इकोनॉमिक सर्वे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो लेट्स कंटिन्यू। इकोनॉमिक सर्वे चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद 5 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं और मैंने सम ऑफ माय मेंस क्लियर किए हैं। एंड प्लस मैं अभी एग्जामिनेशन प्रोसेस में हूं, तो मैं अपना नाम नहीं रिवील कर रही हूं। तो चलिए अब हम इकोनॉमिक सर्वे को चालू करते हैं उसके प्रीफेस से, क्योंकि प्रीफेस हमको इकोनॉमिक सर्वे का पूरा स्केलेटन बताता है। तो प्रीफेस में इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 का है और जो 2020 का है, दोनों में एक बात ये कॉमन है कि ये कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे लिखे गए हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डिसरप्शन में चल रही थी, क्योंकि रिपीटेड वेव्स चल रहे थे पैंडेमिक के, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में। और जो हमारी इकोनॉमिक जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट कर रही है, तो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेटेड शिफ्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं, जियोपॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, बिकॉज चाइना आप जैसे जानते हैं कि यूएसए को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्लाइमेट चेंज भी है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को उस हिसाब से ढालना पड़ रहा है। तो इसीलिए इकोनॉमी को पहले की तरीके से फोरकास्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। इवन इकोनॉमिक सर्वे तो ये भी कहता है कि जो इम्पैक्ट है, जो भी इन सारे इंटरैक्शंस का, इनको प्रिडिक्ट करना फंडामेंटली अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। तो पहले जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है वो एक वाटरफॉल अप्रोच फॉलो करती थी। वाटरफॉल अप्रोच में क्या होता था कि हम कोई भी इश्यू लेते थे और उसकी पहले डिटेल प्लानिंग करते थे और फाइनली उसका बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करते थे। लेकिन ये डिटेल प्लानिंग के लिए हम प्री सेट्स ऑफ डेटा मानते थे, जबकि अब हमारे यहाँ रियल टाइम में सिचुएशन हर महीने हर दिन काफ़ी ज़्यादा बदलती रहती है। तो ये जो वाटरफॉल अप्रोच थी पॉलिसी मेकिंग की, ये बेसिकली 5 ईयर प्लान्स और रिजिड अर्बन मास्टर प्लान्स बनाने के लिए यूज होती थी। तो हम जैसे देखेंगे कि जो हमारी वाटरफॉल अप्रोच है, जो कि पॉलिसी मेकिंग के लिए सभी जगह यूज होती है, इसमें पहले हम बहुत ही डिटेल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, फिर डिज़ाइन देखते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फिर वेरिफिकेशन देखते हैं, फिर मेंटेनेंस देखते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें फीडबैक का स्कोप नहीं बचता उतना ज़्यादा। तो रियल टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका स्कोप नहीं बचता वाटरफॉल अप्रोच में। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम वाटरफॉल अप्रोच नहीं यूज करेंगे, वैसे भी हम प्लानिंग को रिडंडेंट मान चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो रियल वर्ल्ड वही इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल है, रैंडम शॉक्स और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते रहते हैं। रैंडम शॉक्स में जैसे हम कोविड-19 पैंडेमिक मान लें, हम अगर देखें तो 2018-19 में अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था। इसी तरीके से कभी जो फॉरेन बैंक्स हैं उनमें टेपरिंग होने लगती है, यानी कि वो लिक्विडिटी सक आउट कर लेते हैं। तो इस टाइप के रैंडम शॉक इकोनॉमी को मिलते रहते हैं। तो इलेबोरेट फोरकास्टिंग मॉडल इस तरीके के इकोनॉमिक सिचुएशन में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे जो नोबेल प्राइज विनर है फ्राइडरिच हायग, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच में एक टर्म दिया था, प्रेटेंस ऑफ नॉलेज, बहुत ही फेमस है। इसमें ये कहा गया था कि जो वाटरफॉल जैसी अप्रोचेज हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड प्लान्स बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जब भी कोई क्राइसिस आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट एविडेंस हमको मिल चुका है कि इस तरीके की अप्रोचेस काम नहीं आती हैं। हम जितना ज़्यादा टाइट रेगुलेशन बनाते हैं उतना कम हमको उसका आउटपुट मिलता है। तो उसकी जगह इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हम एक एजाइल अप्रोच फॉलो करेंगे। एजाइल अप्रोच में क्या है, हम फीडबैक लेंगे एंड यही हमारी अप्रोच रही है यही हमारी इकोनॉमिक रिस्पांस की अप्रोच रही है कोविड-19 शॉक के लिए। तो इसमें क्या है, हम फीडबैक लूप्स की मदद लेते हैं, हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं एक्चुअल आउटकम्स की।
हम फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज रखते हैं कि यानी जैसे जैसे सिचुएशन अराइव होगी उस तरीके का हम रिस्पॉन्स देंगे। एंड दूसरा, बिकॉज अनसर्टिनिटी तो है, तो हम सेफ्टी नेट बफर्स रखते हैं अपने लिए। प्लानिंग इस फ्रेमवर्क में भी मैटर करती है, लेकिन बेसिकली सिनेरियो एनालिसिस के लिए। फिर इसमें हम पहले तो वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर ध्यान देते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं कि उनके लिए क्या सेफ्टी नेट वाजिब रहेगा, एंड देन हम अपने पॉलिसी ऑप्शंस उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे कोई डिटर्मिनिस्टिक प्रिडिक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इवेंट्स नहीं है, यानी कि हम पहले से नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा होगा इसलिए हम इसके लिए इतना इतना अलॉटमेंट कर रहे हैं। हम जैसे जैसे इकोनॉमिक शॉक्स मिलते जाते हैं वैसे वैसे गवर्नमेंट स्टिमुलस देती जाती है। तो यही सेंट्रल थीम है हमारे इकोनॉमिक सर्वे की कि हमारा रिस्पॉन्स किस तरीके से फ्लेक्सिबल रहा है। तो एजाइल फ्रेमवर्क एक फीडबैक लूप बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है। अगर आप लोग जो भी इंजीनियर्स हैं या नहीं भी हैं तो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। कंट्रोल सिस्टम्स में जो भी इनपुट होता है किसी भी सिस्टम को, वो एक फीडबैक की मदद से आउटपुट को फीडबैक की मदद से फिर से इनपुट में ऐड किया जाता है। अब क्योंकि हमारे पास एक रियल टाइम डेटा का एक्सप्लोजन हो गया है, तो ये काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। एक्चुअली बहुत सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ 80 इंडिकेटर्स लिए हैं जिनकी बेसिस पे वो बार बार इनपुट को मॉडिफाई करती रहती है। तो ऐसे इंडिकेटर्स क्या हैं? दोनों हैं, एक तो गवर्नमेंट का भी डेटा है, पब्लिक डेटा है, प्राइवेट डेटा भी है। तो ऐसे इंडिकेटर्स में जैसे जीएसटी कलेक्शंस का डेटा है, डिजिटल पेमेंट्स का डेटा है, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसा जा रहा है, कार्गो मूवमेंट्स कैसे चल रहे हैं, कंटेनर शिप के इंडेक्स कैसे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट कैसा हो रहा है, जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनकी डिलीवरी कैसे हो रही है, एंड मोबिलिटी इंडिकेटर्स की काफ़ी सारे होते हैं, तो वो किस तरीके से चल रहे हैं, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी एजाइल फ्रेमवर्क में पॉलिसी रिस्पॉन्स मॉडिफाई करती रहती है। तो हमने देखा कि डेटा दोनों आ रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेट सेक्टर से भी। अब लॉन्गर टर्म सप्लाई साइड स्ट्रैटेजी के बारे में कैसा रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, तो सेम जो अनसर्टेनिटी चल रही है इकोनॉमी में, वही हमारी लॉन्गर टर्म सप्लाई साइड स्ट्रैटेजी को भी इन्फॉर्म कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसी पॉलिसी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एनकरेज कर रही है जिसमें इनोवेशन, जिसमें इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी हो इनोवेशन के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, और हम रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, हमारे सोशल सेफ्टी नेट्स अच्छे से तैयार हों, और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों वो अनसर्टेनिटी में बफर की तरीके से काम करें। तो ऐसे प्रोसेसेस में क्या है, पहला तो गवर्नमेंट डीरेगुलेशन कर रही है। डीरेगुलेशन में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सेक्टर से एग्जिट करेगी या वहाँ पे रूल्स कम करेगी। उसके बाद प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन है, सिंपली प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना, प्राइवेटाइजेशन है जिनको आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्यूमुलेशन है कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अच्छा होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, तो नेचुरली हमको बाकी जो ग्लोबल मार्केट में जितनी भी अनसर्टेनिटी है उससे बफर मिलेगा। जैसे कि चाइना का आप अगर देखें तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो काफ़ी तगड़े हैं, 3000 बिलियन डॉलर से ऊपर उसका हमेशा फॉरेक्स रिजर्व रहता है। तो हमेशा उनकी इकोनॉमी शॉक्स से सेव रहती है। चाइना का अगर हम देखें तो वो एक ऐसी अकेली इमर्जिंग इकोनॉमी थी जिसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था कोविड के दौरान, उसका 2.3% ग्रोथ हुआ था, उसकी ग्रोथ फॉल जरूर हुई थी बट दैट इकोनॉमी डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट स्टिल एक्सपैंडेड। उसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, अगर इन्फ्लेशन हमारा डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहेगा तो नेचुरली हमारा फॉरेक्स भी गिर जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ ये होगी इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से कि हमारी इकोनॉमी में बफर नहीं रहेगा किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए। हाउसिंग फॉर ऑल, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आईबीसी, हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और डीबीटीज जैसे ये जो
मेजर्स हैं जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में देखेंगे, उनमें भी गवर्नमेंट बेसिकली एक तरीके का बफर बना रही है अनसर्टेनिटी की तरफ। तो ये सब हमारे स्टेप्स हैं अनसर्टेन फ्यूचर से प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या है, सर्वे, जरा सा सर्वे की हिस्ट्री भी बता रहा है कि सर्वे सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1950-51 में, एंड इट वॉज इनिशियली अ पार्ट ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट। और तब सर्वे बहुत ही छोटे कम पेजेस का होता था, अब तो सर्वे 800-900 पेजेस तक जाने लगा है। एंड सर्वे को दो पार्ट्स में पहली बार डिवाइड किया था 1962-1963 में। लेकिन अगर हम इस साल का सर्वे देखें तो इस साल का सर्वे एक सिंगल पार्ट है, बस उसका जो स्टैटिस्टिकल अपेंडिसेस है वो अलग है। तो हमें एक डॉक्यूमेंट पढ़ना है, बट दैट डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ वेरी हैवी। तो यही सर्वे की कुछ हिस्ट्री है। तो हम चैलेंजेस देखेंगे इकोनॉमी के क्या है। तो इस समय जो इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं वो पहला तो ये है कि रिपीटेड वेव्स ऑफ इन्फेक्शन आ रही हैं जिसके कारण इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो रहा है। दूसरा क्या है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। तीसरा है कि हमारी इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट का इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या है। पहला तो गवर्नमेंट सेफ्टी नेट्स बना रही है ताकि वर्नेबल सेक्शन और जो बिजनेस सेक्टर है दोनों पे जो इम्पैक्ट है इतनी अनसर्टेनिटी का उसको क्वेश्चन किया जा सके। नेक्स्ट क्या चीज है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो गवर्नमेंट बढ़ा रही है ताकि मीडियम टर्म में डिमांड को वापस इंक्रीज किया जा सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कई स्कीम्स से बढ़ा रही है, जैसे कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है ना। तो और भी इफ यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स रेगुलरली तो आपको पता होंगे कि गवर्नमेंट का रेगुलर इम्पेटस है ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स बढ़ा सके। फिर सप्लाई साइड मेजर्स को गवर्नमेंट एग्रेसिवली इंप्लीमेंट कर रही है ताकि सस्टेन लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन किया जा सके। फिर हमारी गवर्नमेंट ने वाटर फ्रंट अप्रोच की जगह एजाइल फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना चालू किया है। एजाइल फ्रेमवर्क में क्या है, हम पहले भी देख चुके हैं कि हम फीडबैक लूप्स और रियल टाइम डेटा पे डिपेंड करते हैं। हम बहुत ही एक रिजिड पॉलिसी नहीं बनाते हैं उसमें। अब एडवांस एस्टिमेट जो हैं वो ये बताते हैं कि 2020 और 21 में जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन 2021 और 2022 में 9.2% से जीडीपी का एक्सपेंशन होने वाला है। अब ये बेसिकली एडवांस एस्टिमेट है, अनसर्टेन फ्यूचर में जीडीपी कुछ चेंज भी हो सकती है, पर हमारे एडवांस एस्टिमेट ये करते हैं कि हमारी जीडीपी एक्सपैंड करेगी 9.2% से 2021-2022 में। और ये ध्यान रखेंगे हम कि कोविड ईयर में जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था तो हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी 7.3% से। अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है सेकेंड वेव का, अब हम सबको पता है कि सेकेंड वेव में हमको अगर हम कैजुअलिटी वाइज देखें तो हमको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, बट इकोनॉमी वाइज हमारा जो फुल लॉकडाउन फेज जो हमने पहली बार लगाया था वो हमारा ज़्यादा इम्पैक्ट किया था सेकेंड वेव से ज़्यादा इकोनॉमिक टर्म्स में। तो एडवांस एस्टिमेट अगर हम देखें सब सेक्टर्स के लिए तो एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर के लिए देखें तो 2020 में एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर सिर्फ एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, उसमें 3.6% की ग्रोथ हुई थी। इंडस्ट्री में देखें तो हम 7% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और सर्विस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड था, उसमें 8.4% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। 2021-2022 में देखें तो 3.9% हमारे एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर में एडवांस एस्टिमेट ग्रोथ बता रहे हैं, 11.8% इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी है और 8.2% एक्सपेंशन सर्विस सेक्टर में होना है। अब ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये बिकॉज हमारी इकोनॉमी को मेजर चंक कंट्रीब्यूट करता है फॉरेक्स में भी और जीडीपी में भी, और यही हार्डेस्ट हिट सेक्टर था पैंडेमिक का, स्पेशली वो सेगमेंट्स जिसमें ह्यूमन कांटेक्ट इन्वॉल्व था। तो अच्छा है कि ये सेक्टर हमारा 8.2% से एक्सपेंशन में है एडवांस एस्टिमेट्स जो बताते हैं उसकी वजह से। और टोटल कंजम्पशन किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ
के लिए कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है, और टोटल कंजम्पशन जो है वो हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2021-2022 में, यानी हमारा जो पिछला साल बीता, उसमें 7% ग्रो किया है। और बेसिकली प्राइवेट कंजम्पशन उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ये कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। सिमिलरली ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हमारा प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ा रही है। इसी वजह से हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन क्यों हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ गया है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़ाया है। फिर एक्सपोर्ट्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज के, ये भी 2021 और 22 में रिकवर कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स भी उतने ही स्ट्रांगली रिकवर कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी डोमेस्टिक डिमांड रिकवर कर रही है। अगर हम अभी देखें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ था वो बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि इंपोर्ट्स की डिमांड कम हुई थी। एक्चुअली एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, बट मेजर चंक हमारा जो फॉरेक्स हमारे जो रिजर्व्स बढ़े हैं वो बेसिकली इंपोर्ट की डिमांड कम होने से बढ़े हैं। अब हमारी इंपोर्ट की डिमांड लेकिन रिकवर कर रही है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अब ये इकोनॉमिक सर्वे में एक बात है कि वैक्सीनेशन को ये हेल्थ स्ट्रैटेजी तो है ही, पर एज अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ट्रीट कर रही है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन को मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए ऐसे ट्रीट कर रही है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमी को खुलने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम, क्योंकि बल्क ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर चुका है, इसलिए हमारा इकोनॉमिक मोमेंटम में वो वापस बिल्ड हो रहा है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दिखेंगे हमको वैक्सीनेशन के सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पे, और इंडियन इकोनॉमी एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएगी कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आएगा यानी कि 2022 और 23 का, इसमें 8 से 8.5% तक की ग्रोथ देख सके। लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो वो अभी भी अनसर्टेन है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो वेव है वो ग्लोबल इकोनॉमी पे तो असर डालेगी, हमारे यहाँ तो फिर भी इट इज गोइंग डाउन। इन्फ्लेशन जंप अप हो रहा है मोस्ट कंट्रीज में, और जो लिक्विडिटी विड्रॉल है, यानी कि जो मेजर सेंट्रल बैंक्स काफ़ी सारी लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी इन्फ्लोज होते हैं, वो विड्रॉ होने की अनसर्टेनिटी है, मोस्टली विड्रॉ होंगे। तो इसका ये एक अनसर्टेनिटी बन जाएगी हमारी इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम अगर अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स, जैसे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व हुआ, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ, है ना, इन्फ्लेशन हुआ, तो अगर हम इनको अच्छा रखेंगे तो ये बफर रहेंगे इन स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा सरप्लस में है लास्ट 2 ईयर्स से काफ़ी सालों बाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 634 बिलियन पे थे 31 दिसंबर 2021 पे। 13.2 मंथ्स ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे इस फॉरेक्स रिजर्व से, यानी कि हम इकोनॉमिकली अगर देखें फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति से हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कंट्री के एक्सटर्नल डेब्ट से भी ज़्यादा है, तो यानी कि हमारे पास इनफ इकोनॉमिक रिजर्व्स है कि हम अपनी डेब्ट पे आउट कर सके। वैसे भी हमारी जितनी भी डेब्ट है उसमें मेजर पोर्शन लॉन्ग टर्म डेब्ट का है, शॉर्ट टर्म डेब्ट कम है, तो इसलिए कि कोई अचानक से क्राइसिस आ जाए और हमारे फॉरेक्स रिजर्व से हमको पे करने के लिए देना पड़े, इसकी आशंका काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्या है कि बफर अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी। अब क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी टेपर होने वाली है आगे आने वाले समय में, बिकॉज जो दूसरे कंट्रीज के एडवांस इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक हैं वो अपनी लिक्विडिटी वापस ले लेंगे, तो क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी में काफ़ी लिक्विडिटी है, गवर्नमेंट ने भी स्टिमुलस दिया है, इसलिए ये बफर की तरीके से काम करेगा। नाउ क्या है कि हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सस्टेन एफडीआई और राइजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग, ये हमारे लिए बफर की तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट और गवर्नमेंट डेब्ट के बारे में हम देख रहे थे, और एनपीएस के बारे में देख रहे थे। तो एनपीए जो हमारी इकोनॉमी में चल रहे थे, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्पेशली जो हैं, उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे।
बट हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए, जैसे आईबीसी एंड अदर स्टेप्स, ऐसे काफ़ी सारे थे जो कि गवर्नमेंट ने लिए, जो आगे आके इकोनॉमिक सर्वे में हम डिटेल में देखेंगे। उनकी वजह से एनपीए जो है वो डिक्लाइन हुए, तो हमारा बैंकिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी पोजीशन में है लोन्स देने के लिए, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी बफर है हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक सर्वे ऐसा कहता है। अब हम वैक्सीनेशन को हम पहले भी देख चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे एक हेल्थ रिस्पॉन्स की तरह मान रहा है, वो भी एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो 157 करोड़ डोजेस जब तक इकोनॉमिक सर्वे लिखा गया तब तक 91 करोड़ लोगों को दे चुके थे, जिसमें एटलीस्ट 1 डोज तो लोगों को मिल ही गया था, और 66 करोड़ बोथ डोजेस, 66 करोड़ लोगों को दोनों डोजेस मिल चुके थे। इन्फ्लेशन ग्लोबल इशू के जैसे रीअपियर हो गया है दोनों एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमी में। लेकिन अगर हम इंडिया का सीपीआई देखें तो ये 5.6% है, और अगर आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज हो तो हमारे इन्फ्लेशन का जो टॉलरेंस लेवल है वो 2 से 6% के बीच है। अगर 2 से 6% के बीच है हमारा इन्फ्लेशन का टॉलरेंस लेवल, तो हमारे यहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एटलीस्ट इज विद इन द रेंज। तो यानी कि इन्फ्लेशन की तरफ से तो हमको बफर है, लेकिन होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है हैज बीन रनिंग इन डबल डिजिट्स। ये क्यों है? दिस इज पार्टली ड्यू टू बेस इफेक्ट्स। बेस इफेक्ट्स क्या कि कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए हमारा WPI भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर ये सजेस्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 2022-23 तक तो अच्छे से रिकवर हो जानी चाहिए। रीजंस क्या हैं? हमारी एक तो यूनिक रिस्पांस स्ट्रैटेजी रही है, जिसको गवर्नमेंट बारबेल स्ट्रेटेजी कह रही है। बारबेल स्ट्रेटेजी में क्या है कि हम कोई भी रिजिड रिस्पांस को प्री कमिट नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे सेफ्टी नेट्स दें हम वल्नरेबल सेक्शन को। एंड नेक्स्ट क्या है कि एक इटरेटिव एजाइल अप्रोच हो। अगर आप इंजीनियर हैं या आप मैथमेटिक्स के थोड़े भी ज्ञाता हैं तो आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में इटरेटिव अप्रोच होती है, जिससे हम करेक्शंस करते जाते हैं। तो इटरेटिव अप्रोच यूज करके एक एजाइल अप्रोच बनाए, जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को एज एन इटरेटिव वैल्यू लें, और जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है उसमें फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स दे सके। नेक्स्ट क्या है? इंडिया का एम्फेसिस है सप्लाई साइड रिस्पॉन्स में रादर देन अ टोटल रिलायंस ऑन डिमांड मैनेजमेंट। तो डिमांड मैनेजमेंट एक्चुअली फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल भी नहीं है। तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है कि हम सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पे ध्यान देंगे। सप्लाई साइड रिस्पॉन्स में क्या है? बेसिकली डीरेगुलेशन ऑफ न्यूमरस सेक्टर्स। दूसरा क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस, रिमूवल ऑफ लेगेसी इशू, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इंडिया की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इमेज है उसको वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्म करता था, और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिटिगेशन में एक तो प्रोलॉन्ग लिटिगेशन होते थे, दूसरा क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में इतना ज़्यादा हमको अमाउंट की इनकम भी नहीं होती थी, एंड इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इमेज खराब होती थी, इसकी वजह से कंपनीज एग्जिट कर जाती थी। नेक्स्ट क्या है? प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहे हैं सेक्टर में। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 13 सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने चालू की है। और तीसरा क्या है? शार्प इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट एज सीन इन बोथ इन डिमांड एंड सप्लाई एनहांसिंग रिस्पॉन्स। यानी कि गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ा रही है डिमांड साइड से भी, सप्लाई साइड से भी, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी क्रिएट करेगा। अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी उछाल आएगा, और जब हमारी ये रैंकिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मोर एंड मोर कंपनीज आएंगी। अब यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमी इस समय जो है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन से गुजर रही है, तो सप्लाई चेन्स रीलोकेट होने की भी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो ये काफ़ी गोल्डन पीरियड है कि कंपनीज इंडिया में आ जाएं। उसके बाद हमारे चैप्टर 11 में एक ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, उसमें सैटेलाइट इमेजेस और जियोस्पेशल डेटा और जो रिसेंटली डीरेगुलेटेड सेक्टर हैं उनका कैसे यूज करेंगे हम फॉर गेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसकी एक डिटेल अप्रोच दी गई है। अब
इयर्स कोविड पैंडेमिक को हो चुके हैं, तो बेसिकली इकोनॉमी को अगर कोई वर्ड डिफाइन करता है तो वो है अनसर्टेनिटी। वाई? बिकॉज ऑफ रिसर्जेंट ऑफ वेव्स ऑफ म्यूटेंट वेरिएंट्स। कई सारे म्यूटेंट वेरिएंट्स आते रहते हैं, सप्लाई चेन की डिसरप्शंस होती रहती है, और इन्फ्लेशन आ रहा है एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमीज में। उसके बाद क्या है कि लाइकली विड्रॉवल होगा लिक्विडिटी बाय मेजर सेंट्रल बैंक्स ओवर द नेक्स्ट ईयर्स, और ग्लोबल कैपिटल फ्लो काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाएंगे बिकॉज टेपरिंग होगी। तो यहाँ पे पेस ऑफ ग्रोथ रिवाइवल, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशंस, हेल्थ रिस्पॉन्स, ये सब बफर के जैसे काम करेंगे अगेंस्ट इकोनॉमिक डिसरप्शन कॉज्ड बाय रिपीटेड वेव्स ऑफ पेंडेमिक। तो अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट देख रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस में, तो फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे ये ग्राफ आपको दिखाता है कि Q1 में 2020 के काफी ज्यादा डिप आया था इकोनॉमी में, और वही इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा था कि जब हमारी सेकेंड वेव आई तभी भी हमारा Q1 चल रहा था, तो डिप उतना सिवियर नहीं था। अगर हम देखें तो डिप उतना सिवियर नहीं था इकोनॉमी में। फर्स्ट वेव में ज़्यादा सीवियर था, सेकेंड वेव में कम था, जबकि हमारी फर्टिलिटीज इस वेव में ज़्यादा हुई थी। तो ये एक डेटा इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है। एंड उसी तरीके से हम देखें अगर, तो 2021-2022 में हमारी जीडीपी जो है वो प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर जा रही है। एडवांस एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर पहुंच जानी चाहिए इस साल। अगर हम 2020 में देखें तो हमारी जीडीपी में काफी सारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। ये हम डेटा पहले भी देख चुके हैं कि 2019 में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर में 4.3% ग्रोथ थी, फिर ये ग्रोथ रेट गिर के 3.6% रह गई 2020 में। 21 में ग्रोथ रेट हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की 3.9% हो गई, यानी कि रिकवरी हो गई हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। वैसे भी इस सेक्टर में ग्रोथ गिरी थी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। इंडस्ट्री में 2019 में भी कॉन्ट्रैक्शन था, ये कॉन्ट्रैक्शन काफी सिवियर हो गया, -7% का 2020 में। 21 में हमारा 11.8% ग्रोथ रेट इंक्रीज होना है इंडस्ट्री में। माइनिंग और क्वेरिंग इंडस्ट्री के एलीट सेक्टर्स हैं, इसमें भी हम देखें तो हमें कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है पिछले 2 सालों में, 19, 20 और 20 में, और 21 में हमारा काफी इंक्रीज हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग भी सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन से गुजर रही थी, एंड फाइनली 12.5% का ग्रोथ रेट है। और ये सब कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बेसिकली कॉन्टैक्ट, ह्यूमन कॉन्टैक्ट बेस है, तो उसमें भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। सर्विसेज में देखें तो काफी सीवियरली 2019 में अगर हम देखें तो 7.2% का ग्रोथ रेट था, और ये काफी गिर गया, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन हो गया इस सेक्टर में -8.4 का। और अगर हम इसमें भी देखें तो उन सेक्टर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जो कि कॉन्टैक्ट बेस हैं, जैसे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब। तो इसमें -18.2% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि काफी सीवियर कॉन्ट्रैक्शन था। और अगर हम देखें 21 में एडवांस एस्टिमेट ये कहते हैं कि 11.9% का हमको इंक्रीज मिल जाएगा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एरिया सोन अंडर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स हर साल इंक्रीज हुआ है। तो हमें ये ग्राफ बताते हैं एरिया सोन अंडर फूड क्रॉप्स। तो 18 से हम देखें तो रबी में भी एंड खरीफ में भी दोनों में इंक्रीज हुआ है एरिया सोन अंडर फूड क्रॉप्स, और प्रोडक्शन में हमारा हर साल स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। तो देन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कम इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एवरी ईयर कि हमारी कोई भी क्वांटिटी जो है वो स्टेडली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे के ग्राफ हमको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में क्या है। तो अब नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करेगी बिकॉज ऑफ, एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हमको देने होते हैं फार्मर्स को, दूसरा क्या है कि अगर हम फूड ग्रेन्स ज़्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं और पैंडेमिक हमको अनसर्टेनिटी दे रहा है, तो ये एक तरीके से बफर की तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट
व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग इज दैट कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, दैट इज बिकॉज it was supported by government policy, because government ensured that there was timely supply of seeds and fertilizers despite pandemic related disruptions. तो अगर हम GVA देखें एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर का, तो दिस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स अगर 17-18 में देखें तो ये 18.4% थी, 18-19 में देखें 18.9% थी, 19-20 में देखें तो 19.7% थी, 2020 में देखें तो 20.4% एंड 21-22 में देखें तो 21.2%. तो if this question comes that gross value added of agriculture and elite sectors was steadily increasing, तो yes it was correct. इसने पेंडेमिक के टाइम भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, दो ग्रोथ रेट did have some fall, but there was no contraction in agriculture sector. और अगर हम देखें कि बिकॉज मानसून वॉज गुड, इसलिए रेजर्वायर लेवल्स भी, अगर ये करंट लाइफ स्टोरेज को हम देखें तो लास्ट 10 ईयर्स से हमारे पास वाटर स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है, तो एटलीस्ट हमको यहाँ पे भी बफर है. तो इट वॉज हेल्प बाई गुड मानसून एज रिफ्लेक्टेड इन द रिजर्वायर लेवल बीइंग हायर देन द 10-year एवरेज. अब प्राइमरी सेक्टर का हमने परफॉर्मेंस देख लिया है, एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर का. इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो इट वेंट टू अ बिग स्विंग. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ 7% का और उसके बाद 11.8% का एक्सपेंशन हुआ. तो देन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सब सेक्टर्स जो हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वो सेम स्विंग उन्होंने एक्सपीरियंस किया. एवरीवन कॉन्ट्रैक्टेड during the year and then everyone expanded, though by different amounts, but they did. फिर although the utilities segment जो है इसमें एक muted cycle थी, because electricity और water supply की जो services थी वो government ने maintain करके रखी even at the height of national lockdown. So this sector did not contract that much, and the share of GVA in industry is now estimated to be a 28.2%. तो अगर हम एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर की देख लें तो उसकी शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड 21% समथिंग पहुंची, और इंडस्ट्री की GVA 28.2% पहुंची. सो दीज टाइप्स ऑफ डेटा कैन हेल्प यू आंसरिंग बेटर इन क्वेश्चंस लाइक दिस ईयर अ मेंस क्वेश्चन आस्क कि what are the indicators which tell you how the economy is growing or contracting, or support your answer. Somewhat in this lines the question was there, so you can answer these types of question very nicely if you know some of the data, numerical data. उसके बाद अगर हम PMI देख लें, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हम देख लें, जो कि IHS मार्केट निकालता है. even this kinds of information is necessary for remembering exams, especially for prelims point of view. तो फर्स्ट लॉकडाउन में जो इंडेक्स था वो काफ़ी गिर गया, एंड देन जब सेकेंड वेव आई तो हमने जैसा कि देखा है कॉन्ट्रैक्शन हमारा कम था. तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है has remains in the expansionary zone, that is over 50, except for 1 when the second wave had slowed down the economic activity. तो दिख ही रहा है हमें कि हमारा ये 50 के ऊपर है, तो ये हमको इकोनॉमी में एक्सपेंशन दिखाता है, 50 के नीचे हमको स्लो डाउन दिखाता है. फिर IIP एंड कोर इंडस्ट्री देखें तो ये भी हमारे बाकी इंडिकेटर, ये ग्राफ भी वैसे ही है कि फर्स्ट लॉकडाउन की तरह के टाइम पे there was a greater dip, and during the second wave there was a lesser dip in industrial index of industrial production at core industries. Now हमारे जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स है उसका जो मेन पिलर है वो एक राइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. इसकी वजह से जो हाउसिंग साइकिल है उसमें भी अपटिक दिखा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी ऊपर उठा है. When these two sector will go up तो स्टील एंड सीमेंट्स कंजम्पशन भी बढ़ेगा. तो RBI के जो ये स्टैटिस्टिक हैं ये हमको दिखा रहे हैं कि सीमेंट प्रोडक्शन इज ऑल्सो गोइंग अप एंड स्टील कंजम्पशन इज ऑल्सो गोइंग अप. नेक्स्ट हम देखेंगे सर्विसेज को.
तो सर्विसेज में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था -8.4% का, एंड द ग्रोथ इज नाउ 8.2%। और हम देखें तो ये कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज ये तो पूरी ही तरीके से बंद हो गई थी, तो ये -18.2% का इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज इनमें कम कॉन्ट्रैक्शन था थोड़ा सा, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो विटनेस सम कॉन्ट्रैक्शन। बट अब ये जीवीए एट बेसिक प्राइसेस इनका जो है 8.6% से इनका एक्सपेंशन होना है। अब बोथ फाइनेंस, रियल estate and public administration sectors are well above pre-COVID levels, लेकिन travel, trade and hotels are yet to fully recover। अब because इकोनॉमिक सर्वे एक और बात करता है कि जो पैंडेमिक का नेचर है वो स्टॉप स्टार्ट नेचर है पैंडेमिक का, तो इट मेक्स इट स्पेशली डिफिकल्ट फॉर दीज सेक्टर्स टू गैदर मोमेंटम। तो अगर हम परचेजिंग मार्केट इंडेक्स देखें सर्विसेज के लिए तो ये काफ़ी डिप हुआ था, बट ये भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट लॉकडाउन में इट वाज अ ग्रेटर डिप एंड इन सेकेंड वेव इट वाज अ लेसर डिप, बट डिप वाज स्टिल देयर। होटल ऑक्यूपेंसी रेट भी सेम चीज दिखा रहा है। अब if we are seeing in contrast to the contact based services, distant enabled services have increased their share with the growing preference for remote interfaces for office works, education and even medical services। यानी कि इसमें बिल्कुल वाइस वर्सा हमको देखने को मिला, बिकॉज क्योंकि कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज डिक्रीज हो रही थी तो डिस्टेंट एनेबल सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है total services में। तो indeed there has been a boom in software and IT enabled exports even as earning from tourism have declined sharply। तो बेसिकली जितने भी ऐप बेस्ड एंड डिस्टेंट एनेबल सर्विसेज हैं इनमें पैंडमिक के दौरान हमको ग्रोथ देखने को मिला। इवन जो हमारा स्टार्टअप बूम है वो भी इसी के द्वारा फीड हो रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिमांड ट्रेंड्स। बिकॉज पैंडमिक था तो डिमांड इकोनॉमी में वैसे ही कम हो गई थी, तो लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट ये बोल रहे हैं कि फुल रिकवरी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड साइड इन 2022, 21 एंड 22 एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन को छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स में डिमांड प्री पैंडमिक लेवल तक रिकवर कर जाएगी। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिकवरी एक्सपोर्ट्स में हो रही है, गवर्नमेंट कंजम्पशन में हो रही है, क्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हो रही है। तो ये हमको डेटा भी सेम दिखा रहा है कि टोटल कंजम्पशन में -7.3% का कॉन्ट्रैक्शन था 20 में, एंड देन 21 में एडवांस एस्टिमेट्स हमको ये बताते कि 7% एक्सपेंशन है। गवर्नमेंट कंजम्पशन में growth was 2.9%, contraction नहीं हुआ था, but then now there is growth। प्राइवेट कंजम्पशन में there was contraction, but now it has recovered। इसी तरीके से ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में भी contraction, but now because government is spending a lot on expenditure, तो now it has come to be 15%। एक्सपोर्ट्स में हम देखें तो काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुई है, इम्पोर्ट्स में हम देखें तो उतनी ही रैपिड ग्रोथ बल्कि सबसे ज़्यादा हमको वही मिल रही है। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन हम नॉमिनल जीडीपी देखेंगे कंजम्पशन साइड से, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन हम देखें तो बेसिकली जो हमारा कंजम्पशन है प्राइवेट कंजम्पशन की भी इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, एंड लाइकवाइज नेट एक्सपोर्ट्स हम देखें तो वो नेगेटिव में चले गए हैं बिकॉज हमारा इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल कंजम्पशन जो है वो हमारा 21 में एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से 7% ग्रो हो रहा है, विद गवर्नमेंट कंजम्पशन रिमेनिंग द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर एज द प्रीवियस ईयर, एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय अ स्ट्रॉन्ग 7.6%, सरपासिंग द प्री पैंडेमिक लेवल। यानी कि ग्रोथ हमने कुछ तो लूज किया है बट नाउ वी आर सरपासिंग द प्री पैंडेमिक लेवल। प्राइवेट कंजम्पशन इज ऑल्सो एस्टिमेटेड टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली टू रिकवर 97%। यानी कि फिर भी प्री पैंडेमिक लेवल तक हम नहीं पहुंचे हैं बट ऑलमोस्ट रिकवर कर गए हैं। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में अपटिक है, ये हमको कैसे पता चलता है? बिकॉज देयर इज स्टीप राइज हमको देखने को मिल रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, नोटेबली इन यूपीआई पेमेंट्स ओइंग टू पैंडेमिक इंड्यूस्ड शिफ्ट इन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। अब बेसिकली
कॉन्ट्रैक्शन हमको कहाँ को देखने को मिला, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, बट दिस वाज सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हो गई थी एंड इट वाज अ मेजर इनपुट फॉर ऑटोमोबाइल डिलीवरीज. सो सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट जनरेट हो गया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. दैट रिजल्टेड इनटू रिस्क टू in a recent dip in vehicle registration. Now private consumption is poised to see stronger recovery with rapid coverage in vaccination and faster normalization of economic activity. तो सेम ट्रेंड तभी भी शो हो रहा है. आईआईपी फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हम देखें तो देयर वाज अ ग्रेट डिप ड्यूरिंग 2020 एंड देन ड्यूरिंग 2021 इट रिकवर्ड टू सम एक्सटेंट. आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स देखें तो करेंट सिचुएशन जो है देयर इज इंक्रीजिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. अगर हम लास्ट में देखें तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हमारी ये हैं कि हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छा जाएगा, देयर विल बी प्राइवेट कंजम्पशन विल इंक्रीज. इन्वेस्टमेंट को देखें तो क्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे. क्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे तो हम पहले भी टेबल में देख चुके हैं कि 15% की ग्रोथ शो करेगा, बेसिकली बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी थ्रस्ट है कि ग्रोथ की जो साइकिल है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ाई जाए. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग on has increased capital formation in the economy, lifting that investment to GDP ratio to about 29.6%. That is highest in 7 years. अगर investment to GDP ratio हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा तो it will have good long term consequences because infrastructure will contribute to long term growth. तो gross fixed capital formation हम देखें तो it has only dipped in Q1 during the first wave of the pandemic and the lockdown, and then Q4 में हम देखें तो गवर्नमेंट का स्टिमुलस it increased and now it is also increasing and it has been on a 7-year high. Then प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की रिकवरी भी हो रही है, इसके भी काफ़ी सारे सिग्नल्स हैं बिकॉज अ नंबर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. कंपनीज ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स रेट हिट किए हैं इन द रीसेंट क्वार्टर्स. रिस्क कैपिटल काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज हो रहा है इंडियन मार्केट्स में विच बोड वेल फॉर एक्सेलरेशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. हमारा बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा क्लीन अप हो गया है. वन, क्योंकि हमारा फर्स्ट तो कैपिटलाइजेशन हो गया है एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि हमारे एनपीएस का जो स्ट्रक्चरल लैक हो रहा था बिकॉज एनपीएस की वजह से लोन नहीं हो रहे थे इकोनॉमी में, तो दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. तो आरबीआई's latest industrial outlook survey results indicate rising optimism of investor and expansion in production in the upcoming quarters. Investor sentiment in manufacturing अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन तो दिस हैज बीन इंक्रीजिंग. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर कंपनी का हम देखें तो दिस हैज आल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. नाउ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हम देखेंगे तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव बीन अबव $30 बिलियन फॉर 8 consecutive months. यानी कि एक्सपोर्ट्स तो हमारे रिकवर कर रहे हैं डिस्पाइट अ राइज इन ट्रेड कॉस्ट फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट. ग्लोबल सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स क्या चल रहे हैं? ऑपरेशनल शिपिंग व्हीकल्स बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं, फ्यूअर ऑपरेशनल शिपिंग व्हीकल्स. एंड जैसे हमारे स्विस कैनाल का ब्लॉकेड हो गया था तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं. दे हैव ऑल्सो रिजन शार्पली ड्रिवन बाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज. ऑडियो विजुअल रिलेटेड सर्विसेज इनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. फ्राइट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का बढ़ रहा है. टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी बेसिकली जो हमारे वेब रिलेटेड सर्विसेज हैं इनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव हम देखें तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 16.5% इन 21-22 सरपासिंग प्री पैंडेमिक लेवल. तो एक्सपोर्ट्स की रिकवरी हो रही है. इंपोर्ट्स देखें तो दे आर ऑल्सो रिकवरिंग स्ट्रांगली बिकॉज हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो ना केवल सिर्फ कंजम्पशन के लिए,
हमारे imports as in exports के लिए भी काम आते हैं, and because exports are increasing, so imports will also increase simultaneously, especially crude and imported crude and metals, crude oil और metals के imports are expected to grow by 29.4%, वो भी प्री पैंडमिक लेवल को सरपास करेंगे। तो इंडियाज नेट एक्सपोर्ट हैव टर्न नेगेटिव इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। तो वही हमारा क्वेश्चन था मेंस का कि वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, इसके हमको क्या सिग्नल मिल रहे हैं। सो बिकॉज हमारे प्री पैंडमिक लेवल पे जो लेवल्स थे वो हम वापस इस ईयर में आ रहे हैं, तो यस वी कैन जस्टिफाई बाय दीज डेटा कि हमारी वी शेप रिकवरी हो रही है। करंट हमारा अकाउंट डेफिसिट अगर हम देखें तो मॉडेस्ट है 0.2% पे। तो अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें, जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, स्पेशली ग्लोबल इकोनॉमी में, जब फेड टेपरिंग हो रही थी, तो उस समय हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। इस समय हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 0.2% है। और रॉबस्ट कैपिटल फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूड इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो मॉडेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये हम आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस एलिवेट हो रहे हैं, रिवाइवल इन रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइविंग हायर डोमेस्टिक डिमांड एंड अनसर्टेनिटी है सराउंडिंग कैपिटल इनफ्लोज, तो इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट फर्दर वाइडन हो सकता है ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी विद इन मैनेजेबल लिमिट्स। तो हम मर्चेंडाइज ट्रेड का अगर ग्राफ देखें विच इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो एक्सपोर्ट्स हैव बीन ऑलमोस्ट स्टेडली इंक्रीजिंग, इंपोर्ट्स हैव आल्सो बीन स्टेडली इंक्रीजिंग। तो जून 20 को छोड़ के व्हेन जहाँ हमारे नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़े से नेट इंपोर्ट से ज़्यादा हो गए थे, अदरवाइज हमारे जो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स है वो नेगेटिव में जाता है ऑलमोस्ट, यानी कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो बस ये कंडीशन जून 20 में थोड़ी सी बदली थी, दैट वाज आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक। इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज देखें नेट, तो दिस हैज आल्सो बीन इंक्रीजिंग एंड काफ़ी ज़्यादा जंप आया जुलाई 21 में, बिकॉज नेट बेस्ड सर्विसेज, वेब बेस्ड सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। तो दीज हैव बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली। इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस देखें, करंट अकाउंट बैलेंस देख रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी देखें, तो दिस वाज फॉलोइंग द ग्राफ कि करंट अकाउंट बैलेंस हैज़ बीन इंक्रीजिंग। थोड़ा सा डिप हुआ Q4 में एंड देन इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट क्या है, लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे भी ये बता रहा था कि गवर्नमेंट की एक बारबेल स्ट्रेटेजी है। बारबेल स्ट्रेटेजी है कि गवर्नमेंट बेसिकली बारबेल स्ट्रेटेजी तो होती है, वो इन्वेस्टमेंट में ये बोलती है कि हम लो रिस्क पे इन्वेस्ट करें और हाई रिस्क पे इन्वेस्ट करें, और ये जो अनसेफ एरिया है जिसका स्मॉल पे ऑफ है वो इस एरिया को अवॉइड करें। तो गवर्नमेंट में हमारा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि हम इसी तरीके की एक बारबेल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, यानी हम सेफ्टी नेट दे रहे हैं वल्नरेबल सेक्शंस को, हम बिजनेस को भी सेफ्टी नेट दे रहे हैं ताकि जो अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट है उसको कुशन किया जा सके। तो बारबेल स्ट्रेटजी इज एन इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट दैट सजेस्ट that the best way to strike a balance between reward and risk is to invest in the two extremes of high risk and no risk assets while avoiding the middle of the road choices. तो ऑल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी यही चाहेंगे कि बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिले, और गवर्नमेंट हमारी ये बोलती है कि जो हमारी एजाइल अप्रोच है वो यही बोलती है कि हम एक बारबेल टाइप की स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिसमें हम सेफ्टी नेट्स दें, और दूसरा क्या है कि सप्लाई साइड रिफॉर्म्स करेगी गवर्नमेंट डीरेगुलेशन के फॉर्म में, और प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन एंड अदर चीजेस हमने देखी उनके फॉर्म में, प्लस केपेक्स बढ़ा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े ताकि मीडियम टर्म में डिमांड इंक्रीज हो। अब लास्ट 2 years पर्टिकुलरली चैलेंजिंग रहे हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि रिपीटेड वेव्स थी, म्यूटेटिंग वायरस की, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही थी,
और मोर रिसेंटली ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या है, लोगों को सेफ्टी नेट्स देने की ज़रूरत है। तो सेफ्टी नेट्स गवर्नमेंट ने वनरेबल सेक्शन के लिए दिए हैं, जो कि काफ़ी सारी स्कीम्स के थ्रू हैं, वो हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। एंड विथ अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन बेसिक एंड अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इतना टेक्निकल हमको जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। तो इटरेटिव लेग ऑफ दिस स्ट्रैटेजी सेम है क्या, जैसे एजाइल अप्रोच में थी कि हम फीडबैक लूप्स के थ्रू हमारा इनपुट मॉडिफाई कर रहे हैं और रियल टाइम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे इंडिकेटर्स के थ्रू आ रहा है। Iterative leg of this strategy is the same as the agile approach that uses the real time adjustment. इसमें क्या है, ये कंट्रोल सिस्टम है, इसमें हम इनपुट देते हैं, सिस्टम कुछ आउटपुट देता है, इस आउटपुट से ही हम फीडबैक लेते हैं, देन हम अपना इनपुट मॉडिफाई करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फीडबैक लूप। और रियल टाइम एडजस्टमेंट क्या है कि रियल टाइम में जो भी डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे इकोनॉमी में कितनी अनसर्टेनिटी जनरेट हो रही है और उसको कैसा फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स चाहिए। सो दैट इज द बाबेल एंड एजाइल स्ट्रैटेजी ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे विच इज इट टेल्स अबाउट। तो एजाइल अप्रोच जो बेसिकली है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होती है, कि बेसिकली यू प्लान समथिंग, यू डिजाइन दैट, यू डेवलप दैट, you test the strategy, you deploy the strategy, you review the strategy, and then you launch. So there is a complete feedback mechanism. तो यहाँ पे क्या है, we can assess the outcomes in short iterations and फिर हम उसको constantly adjust कर सकते हैं incrementally. Waterfall framework जो क्या है, काफ़ी rigid होता है, जो कि हम 5-year plan और urban development plans में use करते हैं. That basically entails a detailed and initial assessment of the problem, followed by a rigid upfront plan for implementation, and then premise that all requirements can be understood at the beginning and therefore pre-commits to a certain path of action. यानी कि ये कहता है कि सारी requirement हम पहले से समझ सकते हैं to almost all accuracy, and then pre-commits कि certain path तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन हम देख चुके हैं कि प्रिटेंस ऑफ नॉलेज क्या कहता है कि दिस स्ट्रैटेजी डजंट वर्क्स बिकॉज इट बिकम्स वेरी रिजिड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल अप्रोच को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो एजाइल अप्रोच इज कॉन्सेप्शन, इनिशिएशन, एनालिसिस, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये हमें दिखाती है कि यहाँ पे देयर इज अ स्कोप फॉर इटरेशन, लेकिन यहाँ पे देखें तो इट इज़ अ लीनियर अप्रोच, यहाँ पे बीच में फीडबैक और इटरेशन का कोई काम नहीं है। सो in a environment of uncertainty, this approach doesn't work, while this is a better approach according to economic survey. What economic survey is also saying is that we now have wealth of real-time data. The wealth of real-time data क्या है? We have high frequency indicators. High frequency indicators गवर्नमेंट ने 80 हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स बताए हैं, जिसके बेसिस पे वो इटरेशन कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। अब ये जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों जगह से आ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन हो गया, पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, मोबिलिटी इंडिकेटर्स कितने बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स कैसे चल रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, cargo movements, highway toll collection, and so on. So these high frequency indicators help policymaker tailor their responses to an evolving situation rather than rely on a predefined responses of waterfall framework. Next हम देखेंगे कि जो flexibility of agile approach है, that improves its responsiveness and aid evolution. यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी रिस्पॉन्सिवनेस भी बदल रही है एजाइल अप्रोच में, बिकॉज वी आर नॉट प्री कमिटिंग टू अ प्लान बट इज ऑल्सो डज नॉट अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम्स। इसमें हम फ्यूचर आउटकम्स प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हम इतना बफर बना रहे हैं कि हम रिस्पॉन्ड कर सकें और कोई भी डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंस ना हो। This is why the other leg of barbell strategy is also needed.
which is it cushions for unpredictable negative outcomes by providing safety nets. तो ये safety nets क्या है? Making food available to poor, providing emergency liquidity for MSMEs. IBC को अबेयंस में रखा था गवर्नमेंट ने 2020 में जैसे ही लॉकडाउन लगाया था. And fiscal mix change over time towards supporting demand through capital expenditure and supply side measures like PLI. तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाई, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई फॉर 13 सेक्टर्स, ताकि उन सेक्टर्स में प्रोडक्शन का ग्रोथ हो सके विच विल बी बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. एंड देन केपेक्स उन्होंने बढ़ाया. देन आईबीसी का जो मोराटोरियम था उसकी वजह से कंपनीज में इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन की नौबत नहीं आई बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. तो इस तरीके से रिस्पॉन्स था. अगर आईबीसी हम उतने ही स्ट्रिंजेंट तरीके से चलाते रहते तो गुड कंपनीज में ऑल्सो हैव बीन लिक्विडेटेड. सो दिस वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट.